हेलो दोस्तों, एनआरआई एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, तो आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास का जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि आधुनिक भारतीय इतिहास में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। हमारे इस एनआरआई एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कई सारी सब्जेक्ट की वीडियो अभी डाली गई हैं और आगे भी डाली जाएंगी। तो क्या क्या चीज़ें हम अपने चैनल पे पढ़ा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि कुछ चीज़ें मैंने लिखी है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी हो या फिर किसी जॉब के लिए, तो हर एग्ज़ाम में कुछ कॉमन सब्जेक्ट होती हैं जो पूछी जाती हैं। जैसे कि सामान्य अध्ययन होता है, हिंदी होती है, गणित होती है, रीजनिंग होती है और इंग्लिश होती है। यही कुछ 5 सब्जेक्ट होती हैं जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन्हीं से क्वेश्चन आता है। तो अब जैसे सामान्य अध्ययन की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है? इतिहास हो जाता है, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, विविध और करंट अफेयर। तो इतने सब्जेक्ट कुल हो जाते हैं हमारे सामान्य ज्ञान में। अब इन सारे सब्जेक्ट के बारे में हमने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई है और हर सब्जेक्ट के बारे में हमने कुछ डिटेल में पढ़ाया है, कुछ सब्जेक्ट के बारे में और कुछ के बारे में हम अभी आगे पढ़ाएंगे। जैसे कि पॉलिटी के कुछ वीडियो मैंने डाल दिए हैं, सिलेबस भी मैंने पॉलिटी का डिस्कस किया है। हिस्ट्री का भी, जैसा कि आपने देखा ही होगा कि एनिशिएंट मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का वीडियो भी हमने चैनल पर डाल दिया है। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में देखेंगे। और उसके अलावा ये सारी जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे जनरल स्टडी की, इन सारे ही सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है, तो आप जाके वहाँ से भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। और आप जैसा कि आपने किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखा भी होगा कि इन्हीं 4-5 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज़ कि मान लीजिए अगर आप अभी एनटीए सीयू सेट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो वहाँ जीएस पूछता है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश। यहीं से 4-5 सेक्शन बटे होते हैं और क्वेश्चन यहीं से 30-30, 35-35 या 40-40 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमने अपने चैनल पर जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं उसका स्तर बहुत ही निम्न से लेके एक ऊंचे स्तर तक रखा है, ताकि आप किसी छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो वो आपको हर जगह फ़ायदा करे। उसी तरीके से सामान्य हिंदी का भी हमने बना दिया है, गणित का भी और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग का भी, और उसी तरीके से इंग्लिश का भी। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हमने अपने चैनल पे बना के डाल दी है। तो अब आइए देख लेते हैं आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है, आधुनिक भारतीय इतिहास का सिलेबस, कि हमें आधुनिक भारतीय इतिहास के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जो हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास है उसको मुख्यतः हम कुल, आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, 12 चैप्टर में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अब इन 12 चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इनको हम बारी बारी से देख लेते हैं यहाँ पे, और किस तरीके से हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जो हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा उसमें हम देखेंगे कि भारत में किस तरीके से यूरोपीय कंपनियां आई, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे अपनी फैक्ट्री स्थापित की, किस तरीके से उन्होंने अपना व्यापार चालू किया। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब मुख्यतः यही 5 कंपनियां भारत आई थी, पुर्तगाली थी, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कुल 5 देशों से कंपनियाँ हमारे यहाँ आई थी। इन्होंने अपने यहाँ भारत में यहाँ फैक्ट्री स्थापित की और व्यापार चालू किया। तो अपने पहले चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से इनका आगमन होता है और किस तरीके से इनकी फैक्ट्रियों की स्थापना होती है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर यानी कि दूसरा चैप्टर होगा वो हो जाएगा हमारा भारत की क्षेत्रीय शक्तियाँ एवं अंग्रेज़ों से उनका टकराव। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि वैसे तो ये जो यूरोपीय कंपनियाँ थीं ये भारत में व्यापार करने आई थीं,
लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने भारत में जो राजा महाराजा थे उस टाइम जिनका शासन चल रहा था उनके कार्य में हस्तक्षेप करना चालू कर दिया। अब जब हस्तक्षेप करना चालू किया तो राजाओं महाराजाओं के मन में इनके प्रति द्वेष पैदा हो गया और फिर टकराव स्वाभाविक था। तो उस जो हमारा दूसरा चैप्टर होगा इसमें हम यही देखेंगे कि किस तरीके से जो भारत में क्षेत्रीय शक्तियाँ थीं उनसे अंग्रेज़ों का टकराव हुआ और कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, कौन कौन सी संधियाँ हुई, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसमें मुख्यतः हम 6 शक्तियों के बारे में देखेंगे: बंगाल, अवध, मुग़ल, मैसूर, मराठे, सिख। मेडिवल हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि मुग़ल तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो ये एक क्षेत्रीय शक्ति कैसे हो गया? तो ये क्षेत्रीय शक्ति इस तरीके से हो गया कि जब आप उत्तर मुग़ल काल पढ़ेंगे, मतलब औरंगजेब के बाद के काल, तो उसके बाद जितने भी मुग़ल शासक आए वो बहुत ही कमज़ोर थे। तो धीरे धीरे जो मुग़ल साम्राज्य था वो सिकुड़ता गया और एक टाइम ऐसा आया कि मुग़ल साम्राज्य सिर्फ दिल्ली तक सीमित रह गया। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि एक समय जब औरंगजेब के टाइम में लगभग पूरा भारत ही मुग़ल साम्राज्य के अधीन था। उसकी मृत्यु के 40-50 वर्ष 60 वर्ष के बाद ही लगभग वो उसका जो पूरा का पूरा क्षेत्र था वो लगभग आपकी दिल्ली तक ही सीमित हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे अपना दूसरा चैप्टर और इनसे किस तरीके से अंग्रेज़ों ने लड़ाइयाँ लड़ी, कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई और कौन कौन सी संधियाँ हुई, ये सारी चीज़ें देखते हुए हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर होगा, तीसरा चैप्टर, वो है अंग्रेज़ों की साम्राज्य विस्तार नीति। अब देखिए, जो अंग्रेज़ थे उन लोगों ने यहाँ की क्षेत्रीय शक्तियों से जो उनका विवाद हो चुका था, कई सारे सिखों से, मराठों से, मैसूर, बंगाल, जैसा कि दूसरे चैप्टर मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि इन लोगों से तो अंग्रेज़ों ने लड़ लिया और जीत भी लिया, ज़्यादातर युद्ध जीत लिए। इन लोगों के जो राज्य थे उन पे अधिकार भी कर लिए, लेकिन कुछ राज्य अभी भी थे भारत में जो स्वतंत्र थे। तो अंग्रेज़ों ने उन स्वतंत्र राज्यों को हड़पने के लिए कुछ मुख्यतः 2 तरीके की नीतियाँ चलाई। एक थी सहायक संधि, इसको लॉर्ड वेलेस्ली ने चलाया था। दूसरी थी हड़प नीति, इसको लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। तो जो हमारा अपना तीसरा चैप्टर होगा उसमें हम यही देखेंगे कि जो अंग्रेज़ों की साम्राज्य विस्तार की नीति थी उसमें हम मुख्यतः 2 नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हमारी सहायक संधि हो गई, दूसरी हमारी हड़प नीति हो गई। तो इस तरीके से हमारा तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा यानी कि चौथा चैप्टर, तो यहाँ पे हम अपने यहाँ पे मैंने गलती से 5 लिख दिया है तो माफ़ करिएगा, यहाँ पे चौथा चैप्टर हो जाएगा। चौथे चैप्टर में क्या हो जाएगा, क्या पढ़ना होगा हमें कि ब्रिटिश काल के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो इस चैप्टर में हम जो ब्रिटिश काल यानी कि रॉबर्ट क्लाइव से लेके आपका पूरा का पूरा यहाँ तक जो लॉर्ड माउंटबेटन यानी कि भारत की आज़ादी के समय जो हमारे गवर्नर जनरल होते हैं वहाँ तक हम पूरे के पूरे गवर्नर जनरल को एक ही वीडियो में देख लेंगे। इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि भारत में ब्रिटिश काल में जो भी घटनाएं घटी, चाहे वो समाज में हो, अर्थव्यवस्था में हो, राजनीति में हो या किसी भी तरीके की कोई भी घटना घटी, उसके केंद्र में ब्रिटिश सरकार थी। और ब्रिटिश सरकार का भारत में सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? तो वो एक समय तक गवर्नर रहा, फिर गवर्नर जनरल हुआ, फिर वायसराय हुआ। यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा इन तीनों वर्ड में, लेकिन जब मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अपने चौथे चैप्टर में हम देख लेंगे कि भारत में ब्रिटिश काल के गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम देखेंगे 1857 की क्रांति, प्रमुख किसान एवं जनजातीय आंदोलन। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे हड़प नीति और सहायक नीति थी, सहायक संधि थी, इससे अंग्रेज़ों ने भारत में अपना क्षेत्र विस्तार किया, साम्राज्य विस्तार किया और कई सारे राज्यों को उन्होंने एक तरीके से हड़प लिया। अब जब जिन राज्यों को उन्होंने हड़पा था, स्वाभाविक सी बात थी कि उन राज्यों में उनके प्रति, अंग्रेज़ों के प्रति रोष था और वहाँ से एक बदले की भावना या एक तरीके से स्वतंत्रता की भावना धीरे धीरे उपजने लगी थी। तो इन्हीं सब का परिणाम आप देखेंगे 1857 की क्रांति। तो जो हमारा अगला वीडियो होगा, मतलब गवर्नर जनरल के बाद का जो हमारा अगला वीडियो होगा 1857 की क्रांति, हम उसमें देखेंगे और कुछ प्रमुख किसान एवं जनजातीय आंदोलन के बारे में देख लेंगे। ये जो किसान आंदोलन है और जनजातीय आंदोलन है, ये भी कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की कुछ इस तरीके की नीतियाँ रही, कुछ भू राजस्व से संबंधित, कृषि से संबंधित नीतियाँ, कुछ समाज सुधार से धर्म से संबंधित नीतियाँ, उन नीतियों का ही परिणाम था ये किसान एवं जनजातीय आंदोलन।
तो इस वीडियो में हम तीन चीज़ें देखेंगे, 1857 की क्रांति, प्रमुख किसान आंदोलन और प्रमुख जनजातीय आंदोलन। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठन एवं उनके क्रियाकलाप। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो कब होती है, 1885 के आसपास कांग्रेस की स्थापना होती है और 1857 में यहाँ पे क्रांति हो रही है। तो अब 1857 की क्रांति से लेकर 1885 तक के बीच का जो कालक्रम है उसमें हम कुछ प्रमुख राजनीतिक संगठन एवं उनके क्रियाकलापों के बारे में इस चैप्टर में देख लेंगे। जो हमारा 8वां चैप्टर होगा उसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक, ये पूरा का पूरा आप देखेंगे कि अब जो है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है और जो भारत के जितने भी आंदोलन हैं, चाहे वो नागरिक आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, उनका केंद्र कहीं ना कहीं कांग्रेस है। कांग्रेस से उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक जुड़ा होता है। इसलिए हम एक तरीके से इसको बोल सकते हैं कि कांग्रेस का काल। तो 1885 से लेकर 1947 तक जो भी चीज़ें हुई, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हुई हों, मुख्यतः हम राजनीतिक घटनाक्रम को ही देखेंगे, बाकी जो समाज सुधार आंदोलन हुए, चाहे जो अंग्रेज़ों की अन्य नीतियाँ थी, उनके लिए हम एक अलग से वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमारा अभी तक हमने इन 8 चैप्टर में, मतलब चैप्टर 1 से लेके पूरा चैप्टर 8 तक यहाँ तक जो देखा, उसमें हमने देखा एक ऐतिहासिक घटनाक्रम। ठीक है, कि किस तरीके से अंग्रेज़ भारत में आते हैं, वहाँ यहाँ पे वो अपना व्यापार चालू करते हैं। व्यापार चालू करने के बाद धीरे धीरे वो यहाँ के शासन प्रशासन में हस्तक्षेप चालू कर देते हैं। फिर उसके बाद वो यहाँ के राज्यों पर अधिकार करना चालू कर देते हैं। तो ये एक ऐतिहासिक, या यूँ कहें कि एक राजनीतिक घटनाक्रम होता है। अब जब हम अपना अगला चैप्टर देखेंगे, 9वां चैप्टर, उसमें हम देखेंगे ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व नीति। तो ब्रिटिशर्स ने कई तरीके की भू राजस्व नीति, जिसमें कि स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, इस तरीके की जो भू राजस्व नीति थी उसके बारे में हम इस चैप्टर में देख लेंगे, यानी कि चैप्टर 9 में। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा यानी कि चैप्टर 10, उसमें हम क्या देखेंगे, तो ब्रिटिश सरकार की आर्थिक एवं व्यापारिक नीति। तो देखिए यहाँ पे हमने चैप्टर 9 में क्या देखा था, भू राजस्व नीति। यानी कि भू राजस्व का क्या मतलब होता है, भूमि से होने वाली आय, यानी कि जो किसान खेती करते हैं या जमींदारों के द्वारा जो किसान खेती करते हैं, उस भूमि से जो भी अन्न उपजता है उस अन्न का कुछ भाग अंग्रेज़ों को देना पड़ता था, तो वही होता था भू राजस्व। तो इस 9वें वीडियो में हम अपने ये सारी चीज़ें देख लेंगे। जो हमारा अगला वीडियो यानी कि अगला चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 10, उसमें हम क्या देखेंगे, आर्थिक एवं व्यापारिक नीति, अंग्रेज़ों की आर्थिक एवं व्यापारिक नीति। तो अंग्रेज़ों ने कुछ आर्थिक नीति भी भारत में बनाई, कुछ व्यापारिक नीति भी बनाई अपने फ़ायदे के लिए। तरह तरीके से जो भारतीय व्यापारी थे उन पर टैक्स बढ़ाए। तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देख लेंगे, चैप्टर 10 में। ठीक है, फिर जो हमारा अगला वीडियो होगा, ब्रिटिश सरकार की धार्मिक एवं सामाजिक नीति। तो अब ब्रिटिश सरकार ने कई सारी धर्म से संबंधित सुधार किए, समाज से संबंधित सुधार किए, जैसे कि बाल विवाह, विधवा विवाह और आपकी सती प्रथा, इन सब चीज़ों से संबंधित ब्रिटिश सरकार ने नीतियाँ बनाई। तो इन नीति क्या ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ रहीं भारत में धर्म सुधार से संबंधित और समाज सुधार से संबंधित। तो ये सारी ही चीज़ों को हम एक वीडियो में देख लेंगे और ये हमारा चैप्टर 11 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो हमारा अगला चैप्टर होगा उसमें हम देखेंगे कि जो भारतीयों के तरफ से कुछ समाज सुधार आंदोलन चलाए गए, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, तो इन लोगों ने कुछ समाज सुधार आंदोलन चलाए, कुछ धर्म सुधार आंदोलन चलाए। तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। फिर जो हमारा अगला टॉपिक होगा, कुछ पत्रिकाएं होंगी, उसके बारे में हम देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, 1 लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं, MCQ, तो उसके बारे में देखेंगे। कुछ प्रमुख किताबों के बारे में देखेंगे, इनके राइटर्स कौन है, कब लिखी गई, किस विषय पे लिखी गई, तो वो सारी चीज़ें देख लेंगे। और कुछ प्रमुख संगठनों के बारे में देख लेंगे। संगठन या तो राजनैतिक होंगे या फिर सामाजिक होंगे, तो दोनों ही चीज़ें हम देख लेंगे। तो यहाँ पे आपका मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लिया जाए। जो हमारा पहला चैप्टर है वो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मुख्य रूप से आपकी 5 यूरोपीय कंपनियां भारत में आ रही हैं।
पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, ब्रिटिश। जो हमारा दूसरा चैप्टर होगा भारत की क्षेत्रीय शक्तियाँ एवं अंग्रेजों से उनका टकराव। तो कुल 6 शक्तियों से अंग्रेजों का टकराव मुख्यतः हो रहा है, बंगाल, अवध, मुगल, मैसूर, मराठे और सिख। ये हमारा यहाँ पे दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे चैप्टर में हम देखेंगे अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार नीति। उसमें मुख्यतः 2 नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, सहायक संधि एवं हड़प नीति। जो हमारा चौथा चैप्टर होगा वो होगा ब्रिटिश काल के गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो आप सब जानते हैं कि 1774 तक जो ब्रिटिश सरकार का मुख्य अधिकारी होता था वो गवर्नर होता था, फिर उसके बाद उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, फिर उसको वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, तो जो हमारा चौथा वीडियो होगा उसमें हम ये सारी चीज़ें देख लेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम 1857 की क्रांति, प्रमुख किसान एवं जनजातीय आंदोलन के बारे में देख लेंगे। फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कांग्रेस पूर्व कुछ राजनीतिक संगठन एवं उनके क्रियाकलापों के बारे में देख लेंगे। फिर अगले वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक, इसके बारे में हम देख लेंगे। फिर अगले वीडियो में ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व नीति, मतलब जो भू राजस्व होता था उससे संबंधित ब्रिटिश सरकार की कई नीतियाँ थीं, तो उसके बारे में हम देख लेंगे। जो हमारा अगला वीडियो होगा कि ब्रिटिश सरकार की आर्थिक एवं व्यापारिक नीति, तो अगले वीडियो में हम ब्रिटिश सरकार की आर्थिक एवं व्यापारिक नीति के बारे में देख लेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर होगा उसमें हम ब्रिटिश सरकार की धार्मिक एवं सामाजिक नीति के बारे में देख लेंगे। फिर जो हमारा सबसे अंतिम और लास्ट चैप्टर होगा वो होगा प्रमुख समाज सुधार आंदोलन, पत्र पत्रिकाएं, किताब एवं संगठन। तो इस तरीके से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम अपना पहला चैप्टर चालू करेंगे जो कि हमारा है क्या, कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो पहला चैप्टर हमारा यही होगा और आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जब भी यहाँ से वीडियो अपलोड हो चैनल पे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, और चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का बेनिफिट मिलता रहे। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो और आज का ये वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।